हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 10 के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बार मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं। हालांकि ये सेशन सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैटर्न केवल बिहार बोर्ड का है और वो है मैग्नेट ब्रेन्स मॉडल पेपर सॉल्यूशंस फॉर बोर्ड एग्जाम। और ये है पार्ट 3। हमने 2 मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं और ये तीसरा मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इस मॉडल पेपर का इस्तेमाल करके आप आराम से अपने एमसीक्यूज, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में और बेहतर अंक पा सकते हैं। पर उससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। जहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल निःशुल्क दी गई है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पर ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपको मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान के नए सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, जिसमें सभी स्टेट बोर्ड्स को भी कवर किया गया है और सीबीएसई बोर्ड्स को भी कवर किया गया है। तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से जुड़कर ये सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके बेहतर से बेहतर नतीजे ला सकते हैं। अब आइए, जैसा कि बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, अगर हम थोड़ा सा निर्देशों को देखें तो अपने शब्दों में आंसर देना होता है। पूर्णांक दिया रहेगा। शब्द सीमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ड लिमिट। ये बहुत जरूरी है, आगे आपको आंसर उसी हिसाब से दिए जाएंगे। और पढ़ने के लिए 15 मिनट का अधिक से समय दिया है। देखिए, अब इसलिए दिया है क्योंकि देखिए शुरू में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज रहेंगे, शुरुआत के कुछ एमसीक्यूज आपको करने होते हैं, तो इसलिए पढ़ने के लिए सारी चीजें दी जाएंगी कि आप आराम से पेपर पढ़ लीजिए, छांट लीजिए कि कौन से आंसर आपको करने हैं। और 2 खंड अ और ब में ये आंसर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। खंड अ में 48 प्रश्न है, इसमें से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर देना है और सबके लिए 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर सीट आपको दी जाएगी जिसमें आप एबीसीडी का गोला भरेंगे, ठीक है, और उसमें कोई व्हाइटनर, पदार्थ, ब्लेड, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। खंड ब में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 5 विषयों के 19 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इतिहास के कुल 5 प्रश्न क्वेश्चन 1 से 5 तक हैं। राजनीति विज्ञान के 6 प्रश्न 8 से 13 हैं। अर्थशास्त्र के 16 से 18, भूगोल के 21 से 25 और आपदा प्रबंधन इसमें जो आपको मिलता है वो 28 से 31 तक है। तो इस तरह से आपको ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट से मिलाकर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू या बहुत अच्छा क्वेश्चन का सीरीज या बैंक यहां पर मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इस खंड ब में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 4 अंक हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल से 1-1 प्रश्न का चयन करना अनिवार्य है और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक तंत्र का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। ये निर्देश आपने देख लिए, इस निर्देश को आप एग्जाम में भी ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो चारों सब्जेक्ट से कोई ना कोई 1 प्रश्न आपको जरूर चयन करना है, 8 में से 4 करने हैं। अब आइए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो अब इसमें क्या करें, पहला सवाल है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जिसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। काउंट कावूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या मेजेनी? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का नाम बहुत प्रमुख रूप से आता है, हम सबने देखा हुआ है, तो बिस्मार्क यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया? सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का नागरिक था। बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है, यानी जिसको स्टील प्लांट बोलते हैं, मैंने लाइव क्लासेस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे। ये किस देश के सहयोग से खोला गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या अमेरिका? सही जवाब हो जाएगा रूस। उस समय ये क्या हुआ करता था? उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, जिस समय इसका मदद लिया गया था, ठीक है, जिसका उत्तराधिकारी अब रूस है, सोवियत संघ, ठीक है। तो इसके महत्व से, इसके हमने सहयोग से ये बोकारो इस्पात संयंत्र या स्टील प्लांट खोला गया था। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा या सोना? सही जवाब लोहा। देखिए, उद्योगों की जननी मतलब जिस एक कर सकते हैं खनिज से हम कई सारे बड़ी बड़ी मशीनें और कई सारे कच्चा माल तैयार करेंगे, तो लोहा सबसे जरूरी है ना। लोहा नहीं रहेगा तो ना प्लांट्स बन पाएंगे, ना फैक्ट्री बन पाएगी, तो लोहा को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको आधारभूत उद्योगों में भी इस लोहे को उद्योग को रखा जाता है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? सबसे पुरानों में से एक है, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व? सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत के किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? अब देखिए, कृषि कई तरह की होती है। एक होती है जीवन निर्वाह कृषि, जिसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। फिर विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि। तो हमारे यहाँ क्या है?
जीवन निर्वाह कृषि, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, सब्सिस्टेंस, मतलब ऐसी कृषि जिससे केवल आप अपना जीवन यापन कर लें, खाने भर का अनाज हो जाए, ऐसी कृषि का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कई कारण हैं। एक तो कृषि का बहुत ज्यादा व्यापारीकरण अभी नहीं हो पाया है, दूसरा ये कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, सब लोगों को खाने भर के यहाँ अट पाता है, और लैंड होल्डिंग, जो भूमि जिसको कहते हैं ना कि भूमि का जो मिल्कियत है वो बहुत छोटी छोटी भूमि है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को इस्तेमाल के लिए भूमि नहीं मिल पाती है। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ध्यान रखिएगा, अस्थिरता और आंतरिक कलह में बढ़ोतरी। सत्ता की अगर साझेदारी होगी, जिसको आप एक तरह से कह सकते हैं जो गठबंधन सरकारें होंगी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो सही क्या हो जाएगा? सही लाभ पूछा है, बाकी सारी चीजें क्या है? हानियां हैं। तो क्या होगा? समुदायों के मध्य टकराव में कमी हो जाएगी। देखिए, सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या होता है? एक भारत में क्या प्रक्रिया चलती है? गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। अब ये जो गठबंधन सरकार होती है, इसमें क्या होता है? कई दलों की नेता मिलकर सरकार बनाते हैं, इसमें छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी रहते हैं, तो सभी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, तो कई समुदाय या जातियों या धर्मों में जो लड़ाई झगड़ा होने वाला होता है वो बच जाता है, क्योंकि सभी के नेता मिलकर सरकार चला रहे होते हैं, तो अपने अपने लोगों को समझा लेते हैं। तो ये तो हो गया लाभ, लेकिन अगर हानि देखा जाए, कलह बढ़ता है, अस्थिरता रहती है, कभी भी सरकार गिर सकती है, मतभेद रहेगा क्योंकि कई लोग अपनी अपनी बात करेंगे, और निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब होगा, क्योंकि कोई कहेगा कि नहीं ये काम होना चाहिए, कोई कहेगा ये काम नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ग यहां पर सही जवाब हो जाएगा। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान या नगर आयुक्त? तो मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त, जिसको क्या बोलते हैं? सिटी कमिश्नर। ठीक है, सिटी कमिश्नर इसका नाम, आयुक्त, नगर आयुक्त बोलते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? भौतिक गुणवत्ता यानी फिजिकल क्वालिटी जिसको बोलते हैं। कब मानेंगे कि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का जीवन जी रहा है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है इनमें से सभी। जीवन प्रत्याशा यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने दिनों तक आप जी सकते हैं, ये जीवन प्रत्याशा है। शिशु मृत्यु दर जिसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, कितने दिन तक बच्चा जी सकता है फिर मर सकता है, ये सारी चीजें रहती हैं। मौलिक साक्षरता, ठीक है, तो मौलिक साक्षरता यानी कि जो लिटरेसी है, कितना पढ़ा लिखा है। शिशु मृत्यु दर यानी कि 1 वर्ष से नीचे के कितने पर हजार में बच्चे मर जाते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर भौतिक गुणवत्ता को बताती हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? ये अर्थशास्त्र का सवाल है। तो फंक्शन ऑफ मनी में क्या करता है? एक तो विनिमय का माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम एक्सचेंज करते हैं, चीजों को लेते देते हैं, ठीक है। साख का आधार होता है, ठीक, तो सारी चीजें होती हैं। मूल्य का मापक यानी मेजर ऑफ वैल्यू, कोई चीज कितने की है उसको आप रुपए में ही तो मापेंगे, ये पेन कितने का है रुपए में ही मापेंगे। तो विनिमय का माध्यम यानी कि एक्सचेंज का माध्यम बनना, मूल्य का मापक बनना, और मूल्य का संचय। आप गेहूं धान को कई 100 साल तक नहीं संचय कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है 10 साल तक, 20 साल तक आप रुपए को बैंक में स्टोर कर लें। तो ये सारे के सारे काम मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। इन्हीं कमियों के कारण ही मुद्रा का प्रादुर्भाव भी हुआ था, क्योंकि जो उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें यह कार्य करना संभव नहीं था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैजिनी जिसको आप बोलते हैं ग्युत्स्पी मैजिनी, इसका संगठन का क्या नाम था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटेरिया या डायट? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो यहां पर रूस का सम्राट, जार 16 आपने सुना होगा, तो ये रूस के सम्राट को जार बोलते थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, साम्राज्यवादी समर्थक आंदोलन था, या क्रांतिकारी धार्मिक था? तो ये क्या था? क्रांतिकारी धार्मिक तरीके का हुआ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन क्या था? ये शौकत अली ब्रदर्स, अली या अली बंधु जिसको कहते हैं, जो ऑटोमन प्रशासन था तुर्की में, उसको अंग्रेजों, उसको एक तरह से गिरा दिया गया, खत्म कर दिया गया, जिसके खिलाफ भारत में भी मुसलमानों का आंदोलन चल रहा था, और भारत में ये असहयोग आंदोलन के साथ गांधी जी ने इसको जोड़ लिया था। तो ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 1920 में, और ये असहयोग आंदोलन के साथ चलता रहा। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? 1917 में ही रूसी क्रांति भी हुई थी, और भारत में पहला जूट मिल जो था वो कोलकाता में स्थापित हुआ था। पश्चिम बंगाल के आसपास में जूट का उत्पादन भी होता था। बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा था, तो सारा इलाका जूट उत्पादन वाला है, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग का मतलब क्या है? जो एक तरह से कह सकते हैं धनाढ्य लोगों का समूह था, या जो जिसके पास धनों का संग्रहण ज्यादा था,
तो श्रमिक वर्ग यानी मजदूर, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग, इन तीनों का ही शोषण पूंजीपति वर्गों ने किया है। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। सही जवाब क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते थे? सिल्क रूट। ठीक है, ये चाइना से होता हुआ जाता, चाइना से पूरा भारत को क्रॉस करता हुआ सिल्क रूट। ठीक है, तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस या बाइबल? सही जवाब क्या हो जाएगा? बाइबल की। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत साधारण सा सवाल है, सबको जानना चाहिए। राजा राम मोहन राव, इनको माना जाता है एक तरह से भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता या फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, सोशल रिफॉर्म्स। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक या मध्य? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में, इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको कहते हैं, निकल कर आया था। अगला सवाल है, हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, जिसको बायोलॉजिकल डिफरेंस बोलते हैं, जो मतलब बायोलॉजी के हिसाब से है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो लैंगिक, जब हम अभिप्राय बात करते हैं लैंगिक विभाजन का, तो जो स्त्री और पुरुषों में असमान भूमिकाएं हैं, जो उसमें असमानताएं हैं, उसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं जेंडर डिवाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य यानी तो संघ राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या नहीं है? इकहरी शासन व्यवस्था इसका नहीं है। संघ शासन क्या होता है? अंग्रेजी संघ राज्य अंग्रेजी में बोलते हैं फेडरल स्टेट। संघ राज्य मतलब क्या होता है? यहां पर शासन का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? शासन का विकेंद्रीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक बात है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक केंद्र की सरकार होगी, फिर वहां से नीचे राज्य की होगी, और हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट भी हो। तो केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन होता है। तो इकहरी शासन व्यवस्था का मतलब हो गया केवल एक तरह का शासन। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पर कई शासन के पार्ट होते हैं। तो जो संघ राज्य है वहां पर इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगा, लिखित संविधान होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, यानी पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा केंद्र में, राज्य में। जैसे भारत में 3 सूचियां हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अनुसार केंद्र की सरकार काम करती है, राज्य सूची के अनुसार राज्य की सरकार करती है। ठीक है, समवर्ती में दोनों मिलकर बनाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तो होगा ही। तो इकहरी शासन व्यवस्था वहां की नहीं होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विशेषता है, क्वेश्चन है कि विशेषता नहीं है, ठीक से पढ़ लीजिएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो जेपी मूवमेंट का आपने नाम सुना ही होगा, जयप्रकाश नारायण। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक, कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये तो लोकतंत्र है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये भी लोकतंत्र है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, उत्तरदायी मतलब अकाउंटेबल, जिसको हम चुने वो हमारे प्रति जवाबदेह हो, ये भी लोकतंत्र है। बहुसंख्यकों का शासन, ये नहीं है। लोकतंत्र बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि मतलब संख्या सीटों के माध्यम से नहीं, जिस जाति या धर्म की हो, ऐसा नहीं होता है। जिस जाति धर्म जो ज्यादा है उसी का शासन नहीं होगा, किसी का भी शासन हो सकता है जिसे सब मिलकर चुन लें। तो इसमें 3 है, लेकिन घ इसको नहीं माना जाएगा, बाकी तीनों हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की? प्रस्तावना, पाठ, कानूनी पुस्तक, नागरिक शास्त्र। तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। और ये क्या बोलता है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक यानी हम एक क्या है? लोकतांत्रिक राज्य हैं। ये हमारे कहां दिया हुआ है? प्रस्तावना में दिया गया है। तो वहां से ये घोषणा होती है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है? 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा या 20वीं लोकसभा? तो 15वीं लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल क्या होता है? राष्ट्रीय दल अभी इस समय 9 हो गए हैं लगभग। ठीक है, और सबसे हाल में राष्ट्रीय दल कौन बना है? आम आदमी पार्टी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आम आदमी पार्टी, जिसके नेता हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक बात है। तो जनता दल यू, जिसको 6% से अधिक 4 राज्यों में सीटें मिल जाए, वोट मिल जाए।
जनता दल यू, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये तीनों जो है वो क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी ये क्या है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका सही जवाब घ हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, मानवीय दल को या नागरिक दल को? जाहिर सी बात है जो राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र की प्राण है, क्योंकि अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो किसी एक नीति के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ा जा पाएगा और फिर सरकार बननी मुश्किल हो जाएगी। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 3, 2, 1 या 4? जाहिर सी बात 3 सूचियां हैं। कौन सी? एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। और ये अनुसूची 7 में ये तीनों सूचियां शेड्यूल 7 में दी हुई है, संघ, राज्य और समवर्ती। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? क, 3 सूचियां। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ध्यान रखिए क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस और घ, जेड गुडी। सही जवाब क्या हो जाएगा? जेड गुडी। बाकी ये तीनों कौन थे? रंग भेद के, यानी काले गोरों का जो भेद है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया या आवाज उठाई। तो मार्टिन लूथर किंग तो बहुत फेमस हुए, महात्मा गांधी ने तो अफ्रीका में ही पहला सत्याग्रह कर दिया, और ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस ने एक तरह से प्राइज जब बट रहा था उसी समय अपना विरोध जताया था, तो बहुत ये इतिहास बना था। तो बाकी तीनों होंगे, चौथा नहीं माना जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में? सासाराम आपको पता है बिहार का इंपॉर्टेंट शहर है, तो इसका निर्माण हुआ मध्य युग में। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था तो प्लान्ड सिटी के रूप में एक अच्छे से प्लान करके बना हुआ सिटी कौन सा था? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। सही जवाब क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। जहां पर क्या किया गया, अब ये झारखंड में चला गया है, जहां पर टाटा टिस्को बसाया गया, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई ताकि प्लान करके एक औद्योगिक नगर बसाया गया था। ठीक है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा? सही जवाब क्या हो जाएगा? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। बिहार में रज्जू मार्ग कहां है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया या बांका? सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगीर में रज्जू मार्ग बनाया गया है। बिहार में खनिज तेल की संभावना हिमालय में है, उत्तर बिहार मैदान में है, दक्षिण बिहार मैदान में है, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में? सही जवाब हिमालय क्षेत्र। आप कहेंगे हिमालय क्षेत्र जो चंपारण के ऊपर वाला इलाका है, नेपाल से लगा हुआ, उस इलाके की बात की जा रही है। सोमेश्वर की पहाड़ियां वगैरह बहुत सारी चीजें हैं वहां। ठीक है। अगला सवाल, कांवर झील कहां है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय में या मुजफ्फरपुर में? तो कांवर झील आपको बेगूसराय जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है। यहाँ बहुत सारे और इंडस्ट्रीज भी हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना? सही जवाब हो जाएगा पटना। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज, सीमांत सड़कें? तो जाहिर सी बात है जो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है वो यहां नहीं है, बाकी सारी चीजें इसमें हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित? तो जाहिर सी बात है वो देश विकसित कहलाता है। राष्ट्रीय आय, यहाँ राष्ट्रीय आय किस चीज से बनती है? जो आपके सभी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, जिससे आपकी जीडीपी बनती है, और जीडीपी में फिर बाहर की जो इनकम आती है वो ऐड करके राष्ट्रीय आय बनाया जाता है। और राष्ट्रीय आय को लिखा जाता है एक फॉर्मूले से जिसको बोला जाता है NNPFC, जिसको बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको आप राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो ये जीडीपी बनती है, जीडीपी से फिर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो वो जितना ज्यादा होगा वो देश उतना विकसित होगा। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा? सही जवाब गोवा हो जाएगी। सबसे कम बिहार। निम्नलिखित में अच्छा प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर जनसंख्या, सॉरी राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या। ठीक है। यहां से वो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचक, उत्पादन? तो ये तीनों के तीनों मुद्रा के कार्य हैं, लेकिन उत्पादन करना मुद्रा का काम नहीं है। तो चाहे विनिमय का माध्यम, विनिमय बोलते हैं एक्सचेंज को, किसी चीज से आप जब लेन देन कर पाते हैं उसको विनिमय बोलते हैं। तो मुद्रा का ये काम है। मूल्य को मापना, कोई चीज कितने की होगी वो मुद्रा मापेगी। और मूल्य संचयन, स्टोर करके रखना वैल्यू को, ये भी मुद्रा का काम है, लेकिन उत्पादन कोई काम नहीं है। ठीक है। तो उत्पादन सही जवाब हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत समझिएगा। केंद्रीय बैंक यानी जो बैंकों का बैंक होता है, जो बैंकों को रेगुलेट करता है, यानी उसको क्या करता है? उसको नियंत्रित करता है।
जो नोटों को मुद्रण करता है, जो बैंकों को कर्ज देता है, लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो वो कौन है हमारे यहाँ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। ये तीनों जो हैं इसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोगों के द्वारा, लोगों से सीधा मेलजोल करते हैं और ये फायदा कमाते हैं, लोगों को कर्ज देते हैं, लोगों का पैसा जमा करते हैं। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो आरबीआई है, ये क्या करती है? ये 1934 में इसका स्थापना हुआ था। ये क्या करती है? ये बैंकों के ऊपर बैंकिंग का काम करती है, सबको नियंत्रित करती है, और ये एक तरह का नियंत्रक बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है। ये लोगों से कोई बैंकिंग का कार्य सीधा नहीं करती है। तो इसी को भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है नोटों को छापना, बैंकों को नियंत्रित रखना, साख का नियंत्रण करना। इसका एक बहुत अच्छा काम होता है साख नियंत्रण। इसमें बहुत डिटेल में तो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो, लेकिन साख नियंत्रण मतलब आप बहुत साधारण भाषा में समझ लीजिए कि मुद्रा पूर्ति जो है, यानी पैसा जो पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, इसका ध्यान रखना, ताकि बहुत महंगाई ना हो, बहुत मंदी ना हो। ठीक बात? चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी, जाहिर सी बात है सभी के सभी क्या है? कोयला के बहुत बड़े, ऊर्जा यानी पावर के बहुत बड़े बड़े ये पारंपरिक स्रोत हैं। पार्ले समूह और थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। सही जवाब हो जाएगा कोका कोला। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? फसल, पशु, भवन, तीनों को होती है। अच्छा, बिहार स्पेशल आप सैंपल पेपर कर रहे हैं, तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए, तो बिहार का शोक ये कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, और ये कोसी नदी बाढ़ का बहुत बड़ा कारण बनती है बिहार में, और बाढ़ से इन तीनों चीजों को नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कोसी नदी से क्यों इतना बाढ़ आता है? क्योंकि कोसी नदी हमेशा अक्सर अपना रास्ता बदल लिया करती है, वो अपने रास्ते या कोर्स को चेंज करने के लिए बहुत जानी जाती है, तो इससे बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावर की दूरी, या आपदा प्रबंधन से संबंधित है। टावरों की ऊंचाई में कमी। सही जवाब क्या हो जाएगा? कि केबल का टूट जाना, ये जरूरी है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना चाहिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ठंडा पानी डालना चाहिए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा। सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल घोष। अब ये था आपके पूरे बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब हम थोड़े बहुत क्या करेंगे? अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहते हैं। और ये क्या है? ये 1 से 5 तक के दिए हुए हैं। सबसे पहला सवाल है, ये इतिहास से पहले सवाल आया हुआ है। इटली के एकीकरण में मैजिनी का क्या योगदान था? तो देखिए, मैजिनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। ठीक है, वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था। निरंकुश शासन क्या होते हैं? जो जनता के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी ना हो, जिन्हें जनता की मुद्दों से कोई चिंता ना हो, कोई परवाह ना हो, अपनी वाली करते हो। और उसे एक एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था, कि वो पूरा जो गणतंत्र है, पूरा गणतंत्र क्या होता है? जहां पे हेड ऑफ द स्टेट यानी जो चुने हुए लोग होते हैं और एक साथ हो, अलग अलग इटली ना दिखाई पड़े। वह योग्य सेनापति के साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मैंने बताया ना, गणतांत्रिक विचार मतलब जहां पर जो मुखिया हो पूरे राज्य का, वो चुना हुआ हो। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, तो मैजिनी का जो संस्था थी वो यंग इटली थी, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मैजिनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा, और वहीं से अपने लेख और रचनाओं के जरिए इटली के एकीकरण के आंदोलन को प्रेरित करता रहा। मैजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उसको फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये गुत्सवी मैजिनी का एक बहुत बड़ा रोल या बहुत बड़ा स्थान उसमें देखा जाता है। अगला सवाल है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों की चर्चा कीजिए। तो 2 क्रांति आप ध्यान रखिएगा। फ्रांस की क्रांति 1789, रूस की क्रांति 1917। अब ये सवाल क्या है? रूस की क्रांति के 2 कारणों का वर्णन अगर करें तो पहला, जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जार क्या था? वहां के शासक को कहा जाता था रूस के, तो उसकी निरंकुशता थी, वो किसी को मानता ही नहीं था, वो किसी की सुनता ही नहीं था। तो 1917 से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, यानी वो मौज मस्ती में जीता था, सबसे अपने आप को इलीट या प्रमुख समझता था, उससे वो नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था, वो अपने आप को ही सबसे महानतम समझता था। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय ने, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास करता था।
राजत्व के दैवीय अधिकार क्या होते हैं जानते हैं? जो अपने आप को देवता तुल्य समझे, जिसे लगे कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, हमारा वचन ही है शासन। आपने सुना होगा ना, ये सब दैवी अधिकार राजा अपने आप को मान के चलते थे, तो उससे वो नीचे उतरता ही नहीं था। उसे आम लोगों के सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। तो एक तो ये शासन बहुत बड़ा कारण था इस आंदोलन का, ठीक है। दूसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति, और इन्हीं मजदूरी की स्थितियों ने फिर वो पूरा हंगामा भी किया। पूरा उन्होंने कहा कि आप एक तरफ तो पूरा मजे की जिंदगी जी रहे हैं और हमारी स्थिति दयनीय होती जा रही है। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, मजदूरी काफी कम थी और राजनीतिक अधिकार नहीं थे और तत्कालीन व्यवस्था से संतुष्ट थे। उनको कोई अधिकार नहीं था कि अपना राजा बदल सकें या कोई किसी निर्णय में अपनी बात कह सकें या अपने अच्छे जीवन के लिए कोई अच्छा नियम नीति बनवा सकें। इनको ऐसा कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। तो ये भी एक मजदूरों की स्थिति बहुत बड़ी कारण बना हुआ था। अगला सवाल है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? अब हिंद चीन उपनिवेश स्थापना क्या है? फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना के लिए निम्नलिखित उद्देश्य थे। उपनिवेश का मतलब क्या था? उपनिवेश का मतलब होता है अपनी कॉलोनी बना लेना या अपने गुलाम बना लेना या अपने कब्जे में ले लेना। जैसे भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। तो पहला कारण था व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांस को अंग्रेज और डच व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा थी। डच बोलते हैं हॉलैंड वाले को। तो अंग्रेजों की और हॉलैंड वालों की बहुत सारी कॉलोनीज या बहुत सारे गुलाम देश इधर थे, तो उसको फ्रांस भी उससे कंपटीशन रखता था। तो भारत और चीन में अंग्रेजों से वो पिछड़ते जा रहे थे। अंग्रेजी प्रभाव नहीं होने से हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक सुरक्षित था। दूसरा आर्थिक कारण था। वियतनाम कृषि प्रधान देश था, जहां चावल और रबड़ का बहुत अधिक उत्पादन होता था। यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम आदि उपलब्ध थे। तो उधर जाता तो उधर वो फायदा मिलता फ्रांस को। इन संसाधनों का उपयोग करके फ्रांसीसी अपने उद्योग का विकास कर सकते थे और इससे फ्रांस को बहुत बड़ा विदेशी बाजार भी मिल सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वो उधर जाना चाह रहे थे। फिर सभ्य बनाने की नीति। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसी भी मानते थे कि भाई वहां पे अंग्रेज वगैरह या यूरोपीय देश क्या तर्क देते थे कि यहाँ के लोग बहुत असभ्य हैं, हम उनको गुलाम बना के सभ्य बना रहे हैं। तो कहते थे कि हम सभ्य बनाने जा रहे हैं लोगों को। इन्हीं सभी कारणों से फ्रांस हिंद चीन में, यानी इसको बोलते हैं कि जिसको इंडियन, ये चाइना पैसिफिक वाला जो पूरा इलाका है और जिसको माने जो चाइना के आसपास वाले इलाका है, वो उसमें अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, चलिए। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो एक लोगों का आंदोलन था और पहला लोगों का आंदोलन था कैसे? तो हम सब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में या उनके एक्टिव रोल में ये पहला आंदोलन भारत में छेड़ा गया था। 1920 से ये ठीक से शुरू हुआ और इसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली योजनाबद्ध या एक तरह शांतिप्रिय सत्याग्रह को देखा गया। 1857 में सबसे बड़ी क्रांति एक हुई थी, लेकिन वो दबा दी गई, कुचल दी गई। बंगाल विभाजन के समय 1905 में हुई थी, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर इस तरह का पहला सत्याग्रह भारत में देखने को मिल रहा था। तो असहयोग आंदोलन की अगर आप एक तरह से बैकग्राउंड देखना चाहें तो जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसके अलावा जो स्वराज की मांग थी और इसके साथ साथ जो पूरा खिलाफत मूवमेंट वाला खिलाफत आंदोलन जो तुर्क यानी ऑटोमन एम्पायर के गिर जाना था, रॉलेट एक्ट, ये सारी बहुत सारी चीजें थी जिनके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इसमें जो 3 कारण थे, एक तो खिलाफत का मुद्दा होना, जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, मैंने आपको पहले बताया था, अली बंधु वाला, एक ये मुद्दा इंपॉर्टेंट था। पंजाब में सरकार की जो बर्बर कार्रवाइयां थी और स्वराज की प्राप्ति, ये सारे महत्वपूर्ण अंग थे इसके। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। पहला, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने और नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधि और अवैतनिक पद जो थे, मतलब बहुत सारी उपाधियां पहले दिया करते थे अंग्रेजी सरकार, उसको त्याग कर दिया गया। बहुत सारे पदों से, नौकरियों से छोड़ दिया गया। जो सरकारी विश्वविद्यालय थे उनसे हट किनारा कर लिया गया। जो सरकारी समारोह थे उसका बहिष्कार कर दिया गया। स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया गया। दूसरा, रचनात्मक कार्य जैसे राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज की स्थापना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा, खादी। तो एक तरफ इन चीजों पर जो सरकारी चीजें थी उनको छोड़ा गया, दूसरी तरफ रचनात्मक कार्य किए गए, नए नए स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, इनकी स्थापनाएं की गई। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर लोगों की सहभागिता रही और इसलिए जन आंदोलन बन गया। लोगों ने ही क्या किया? लोगों ने स्कूल छोड़े, दफ्तर छोड़े, विद्यालय छोड़े और उसके जगह पे नए नए बनाए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई सॉरी। तो लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, इसलिए ये जन आंदोलन का रूप लेता चला गया। अगला सवाल है, गंदी बस्ती या स्लम पद्धति से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाँ, तो इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? तो छोटे, गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल स्लम कहलाते हैं।
छोटा स्थान, गंदा स्थान रहेगा आवासीय, वो स्लम कहलाएगा, जिसको झुग्गी झोपड़ी कहते हैं। औद्योगिकीकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए स्लम क्षेत्रों की शुरुआत हुई। जब उद्योग बढ़ने लगे, वहां छोटे छोटे मजदूर आकर रहने लगे, तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों ने अपनी अपनी झोपड़ियां बसानी शुरू की। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप कारखानेदारी प्रथा के विकास के साथ स्लम पद्धति का धीरे धीरे फिर विकास होना प्रारंभ हुआ। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में श्रमिक अपने गांव घर को छोड़कर कारखानों के निकट रहने के लिए बाध्य हो गए। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें चाल, रैन बसेरा और टेनमेंट्स में रहना पड़ा। ये अत्यंत अस्वास्थ्यकर और गंदी बस्तियां थीं। इस प्रकार औद्योगिकीकरण और कारखानेदारी प्रथा ने स्लम पद्धति की धीरे से शुरुआत कर दी। यानी एक तरह से अनियोजित रूप से जब औद्योगिकीकरण हुआ, लोग वहां आकर बसने लगे, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था, तो फिर ये स्लम और ये एक तरह से जो झुग्गी झोपड़ियों का सिस्टम है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब अगला प्रश्न संख्या 6 और 7 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। पहला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिस्मार्क जर्मन डायट में प्रशा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। प्रशा यानी प्रशिया जो देश है, और अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता था। जर्मन डायट यानी संसद को डायट कहा जाता है। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मन के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई, ठीक है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जिसको कहा जाता है। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी कि सबको सैन्य सेवा में भर्ती होना पड़ेगा। उसने अपनी नीतियों से प्रशा का सुदृढ़ीकरण किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में स्लेस्विंग और हॉल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, और क्योंकि उन पर डेनमार्कों का नियंत्रण था। जीत के बाद स्लेस्विंग प्रशा के अधीन हो गया और हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिल गया। 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के खिलाफ सेडोवा से युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। इस तरह उसका जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया। तो जैसे ही ऑस्ट्रिया हारा, जर्मन वाला क्षेत्र से वो बाहर हो गया और जर्मनी का एकीकरण का जो 2/3 कार्य था वो पूरा हो गया। बिस्मार्क के क्या उद्देश्य थे एकीकरण के लिए? पहला उद्देश्य प्रशा को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण को पूरा करना था, कि प्रशिया को एक मजबूत राष्ट्र बनाया जाए और प्रशिया के ही लीडरशिप में या नेतृत्व में जर्मनी को क्या किया जाए, एक एकीकरण करके एक महत्वपूर्ण राज्य बनाया गया। दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को परास्त करके जर्मन परिसंघ के बाहर निकाल दिया जाए, और तीसरा उद्देश्य जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जाए। ठीक है, तो ये बिस्मार्क की पूरी पद्धति हुआ करती थी। शेष जर्मनी के लिए फ्रांस से युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि 2/3 जर्मनी तो आ गई थी, बाकी जर्मनी के लिए फ्रांस से लड़ना था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था। 19 जून को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और सेडॉन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई, और यहां से फिर एक बार जर्मनी का एकीकरण असुनिश्चित हो गया। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की सौंध के द्वारा संधि के द्वारा दोनों के बीच शांति स्थापित हो गई। ठीक है, ये संधि कर लीजिएगा। इस प्रकार सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति फ्रांस के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। तो पहले प्रशिया के नेतृत्व में बिस्मार्क ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने ऑस्ट्रिया को खदेड़ा, और ऑस्ट्रिया को खदेड़ने के बाद फिर फ्रांस नेपोलियन से लड़ाई हुई, और वहां पर एक तरफ फ्रांस की शक्ति नीचे आई और जर्मनी एक बड़ा राष्ट्र बनकर उभरा, वहां पर एकीकृत होकर 1871। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसकी विवेचना करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में छोड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक स्तर व्यापक था। सामाजिक स्तर व्यापक यानी समाज के बूढ़े, बच्चे, स्त्री, अमीर, गरीब सब लोग इसमें शामिल हो रहे थे। इसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, दांडी मार्च वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता बन गई, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिससे मृतप्राय राष्ट्रवाद फिर से जीवित हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दो कारणों से आप या दो रूपों में देख सकते हैं। सबसे पहला साइमन कमीशन की नियुक्ति। अब किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण रहे और उसके बाद की स्थिति क्या रही देख लीजिए। 1919 के एक्ट को पारित करते समय यह घोषणा की गई कि 10 वर्ष के बाद पुनः इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ, चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म था पूरा, और उस रिफॉर्म के बाद ये तय किया गया कि उस एक्ट के बाद ये तय किया गया कि फिर 10 साल बाद इसको सुधारों को व्याख्या करने के लिए, समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। लेकिन ये 1927 में ही बन गई साइमन कमीशन, और सारे सदस्य इसमें अंग्रेज थे। 2 साल पहले ही बन गया और सारे अंग्रेज थे।
तो इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, लेकिन मतलब भारत में कैसा शासन होना चाहिए, कैसा संविधान होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, इसको देखना था। लेकिन इसमें कोई भारतीय शामिल ही नहीं था। जब कोई भारतीय शामिल नहीं था तो भारत के लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भारत में इसकी प्रतिक्रिया बहुत तीखी हुई। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद किया। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोध आंदोलन ने तात्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दे दिया और लोगों ने एक आंदोलन छोड़ दिया। इसी साइमन वापस जाओ कमीशन में लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी। तो एक तो उसमें साइमन कमीशन एक भूमिका बना रहा था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह था कि आप विनय पूर्वक, शांतिपूर्वक सरकार के आज्ञाओं को मानना या नियमों को तोड़ना शुरू कर दीजिए। उसी में एक सरकार ने नियम नमक पर बनाया था, तो दांडी मार्च करके नमक बना के नमक का कानून तोड़ा गया। अच्छा, दूसरा कारण इसमें नेहरू रिपोर्ट थी। तो देखिए, साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को मान्य हो। अंग्रेजों ने कहा, अच्छा आप कोई संविधान बनाइए जो सबको मंजूर हो। उनको लगता था ऐसा बन नहीं पाएगा। कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया 1928 में। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की मांग की, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सकी, लेकिन कई महत्वपूर्ण निर्णय इससे आ गए। सांप्रदायिकता की जो भावना अंदर थी वो उभरकर सामने भी आ गई। ठीक है, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में सहयोग दिया, यानी दोनों ने अपने अपने हिसाब से धार्मिक रंग दिया। और जो डोमिनियन स्टेटस था कि भाई अंग्रेजों के अंदर ही रह के हम शासन करें, ये बहुत लोगों को मंजूर नहीं था। जैसे खासकर मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनका डोमिनियन स्टेटस का मत था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू भी बहुत उससे सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी कर दी। अतः गांधी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया। उनको लगा कि यार ये तो आपस में लड़ने लगेंगे, इससे अच्छा है कि नया आंदोलन शुरू कर दें। तीसरा कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929-30 ईस्वी की विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई, भारत का निर्यात कम हो गया, अनेक कारखाने बंद हो गए। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था कि हाँ, हम आंदोलन कर सकते हैं। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी और इसलिए भी यह आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा था। क्रांतिकारी आंदोलन का उभार हो रहा था। देश में क्रांतिकारी आंदोलन विस्फोटक हो चला था। ऐसे में नवयुवकों को एक नई दिशा देना जरूरी था। मतलब बहुत सारे ऐसे नए लोग थे जो देश के लिए कुछ करना चाहते, मर मिटना चाहते थे, लेकिन कई बार वो हथियारों के साथ या बहुत क्रांतिकारी होने के प्रयास में अंग्रेज उन्हें आसानी से दबा देते थे, कुचल देते थे, सजा दे देते थे। तो गांधी को ये लगा कि एक ऐसी दिशा मिलनी चाहिए जिसमें ये जो युवक अपने एनर्जी को, अपने ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करें, ताकि इनका कोई कुछ बिगाड़ भी ना पाए और आंदोलन एक बहुत मजबूत आंदोलन बने। तो इसलिए भी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और पूरे देश में एक जागृति, एक नए उत्साह की लहर थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए फायदा हो रहा था उसको। गांधी जी का मानना था कि हमें हिंसा द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा और करबंदी तक के साथ सजाएंगे कि हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से सारे नियम कानून तोड़ेंगे, टैक्स देना बंद करेंगे। ये सारे उपाय अपनाकर हम कोशिश करेंगे कि हम अंग्रेजों से आजादी ले सकें। फिर गांधी जी का समझौतावादी रुख। आंदोलन आरंभ करने के पूर्व तथा गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग रखा। सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात की गई। गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी इरविन समझौता के बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, क्योंकि उसी समय गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वीकृति दी। ठीक है, और थोड़ा सा इसको स्थगित किया और जब तक लौट के आए बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, बहुत सारे जो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने वाले लोग थे, उनको जेल भी भेज दिया गया था। इरविन ने गांधी जी से मिलने से इंकार कर दिया। इसी बीच सरकार का दमन चक्र भी तेज हो गया। अतः बाध्य होकर गांधी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया कि हम दांडी आंदोलन करेंगे। तो पहले तो गांधी ने कहा कि भाई इरविन मेरी बातें मान ले, तो पहले इरविन मानने को तैयार नहीं हुए, तो गांधी ने दांडी मार्च किया। फिर बाद में इरविन को बुलाना भी पड़ा मिलने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में चली। ठीक है, और वो नमक आंदोलन का रूप लेती चली गई। साबरमती से दांडी तक का वो पूरा यात्रा था। अब प्रश्न नंबर 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं?
अब देखिए, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सकता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, ठीक है, यानी हम क्या करें, सभी लोगों को कोशिश करें कि सरकार के निर्णयों में या सरकार में शामिल करें। तो किसी वर्ग का या किसी समूह का नेता हो, वो भी चुनाव जीते और वो सरकार में शामिल हो, सत्ता में शामिल हो, ठीक है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। मतलब अगर सत्ता में सभी लोग अपना हिस्से भाग नहीं लेंगे, सत्ता में सभी लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं जीवित नहीं रहेगा। जिस देश ने सत्ता की साझेदारी को अपनाया, वहां गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो गई। गृह युद्ध क्यों होता है? जब कोई एक वर्ग असंतुष्ट रहता है, उसकी बातें नहीं मानी जाती है, जैसे नक्सलवाद आप देख लीजिए, तो वो क्या करेगा, फिर युद्ध की और हथियार उठाने की बात करेगा। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से उसके नेता सत्ता में रहेंगे, उसकी बात सुनेंगे, उसका भला करेंगे, तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं। सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में भी सत्ता की भागीदारी को अपनाया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में भी सत्ता की भागीदारी के सिद्धांत पर शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल है, जिला परिषद तथा उसके कार्यों का वर्णन करिए। अब ये लोकल गवर्नमेंट जो होती है, जिला परिषद, आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे जिला में ऊपरी हिस्सा होता है। तो बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है और ये कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। तो जिला परिषद क्या होता है? जिला परिषद का सदस्य मिला के जिला पंचायत बनता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, जिला परिषद अध्यक्ष बनता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह इसमें भी महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। इसका कार्यकाल 5 साल का है। जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। उसका निर्वाचक जिला परिषद के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा जिला है, इस जिले में मान लीजिए मैंने 25 वार्ड बांट दिए, ठीक है, अलग अलग 25 हिस्से कर दिए। एग्जाम्पल के लिए 25 बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है। इस हो सकता है हर एक वार्ड में 20 गांव, 10 गांव, ऐसे 50-50 हजार की जनसंख्या वाले गांव, मतलब एरिया रहते हैं, और हर एरिया से एक जिला परिषद सदस्य चुना जाता है, ठीक है। जो जिला परिषद सदस्य चुना जाता है, उसी में से 25 जगह से एक चुना जाएगा। इसमें से कोई एक जिला परिषद अध्यक्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करना जरूरी होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 के द्वारा महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों का आधा यानी 50% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जिला परिषद के 3 कार्य हैं: पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच संबंध स्थापित करना, ठीक, विभिन्न पंचायत समिति द्वारा तैयार गई योजनाओं को संतुलित करना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका विकास करना। तो ये सारी चीजें जिला परिषदों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपायों को संक्षेप में लिखिए। हमने पहले भी चर्चा की कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्या है, प्राण है उसके। तो कैसे इनको प्रभावशाली बनाया जाए, कैसे इनको ज्यादा मजबूत बनाया जाए, तो इसको देखिए। राजनीतिक दल को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए महिलाओं को एक खास अनुपात में टिकट देना चाहिए। अक्सर मांग होती है कि 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित की जाएं, जैसे बिहार के पंचायती राज में 50% हैं। तो इसी प्रकार पार्टी के कुछ पदों को भी महिलाओं के लिए आरक्षित रखना चाहिए। पार्टी के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित रखने के लिए कानून बनाना चाहिए। पार्टी में उभरे विवाद को सुलझाने के लिए एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच रखना चाहिए और पार्टी के शीर्ष पदों में लोकतांत्रिक चुनाव करके भरना चाहिए। अगर पार्टी का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो चुनाव होना चाहिए और उसी से पार्टी के अध्यक्ष बनने चाहिए। लोग दबाव समूह, आंदोलन, मीडिया, पत्र आदि के माध्यम से राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए दबाव दे सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में दलों के आधार लोग होते हैं। तो लोग अपने सुधारों के माध्यम से, दबावों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल है, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए मैं समाज को जागरूक करने का प्रयास करूंगा और सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ऐसा बनाऊंगा। तो सांप्रदायिक सद्भाव क्या है? धार्मिक रूप से मिलजुल कर रहने की भावना। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी समाज के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और इसके अलावा सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए, सभी धर्म समान है, ऐसी बातें बताएंगे। हमें भी बताएंगे कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो किसी धर्म के प्रति भेदभाव या किसी धर्म को विशेष रूप से छूट, इस तरह की चीजें नहीं मिलनी चाहिए। तो सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए मैं समाज को जागरूक करने का प्रयास करूंगा और सभी धर्म समान हैं, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ऐसा बताऊंगा। लोगों को यह समझाने की जरूरत होगी कि हम सभी भारतवासी हैं और सभी संप्रदाय समान हैं। भारत में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर करता है, तो लोगों को बताना होगा और सांप्रदायिक सद्भाव को मैं प्रोत्साहित करूंगा।
ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसे स्लोगन्स भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा क्रिएटिव करके आंसर लिख सकते हैं। अगला सवाल है, भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। बहुत सारे इसमें आप समस्याओं को लिख सकते हैं, क्या क्या आपको चुनावी और लोकतंत्र में दिक्कतें दिखाई देती हैं, उसका अपने मन से आप आंसर बना के लिख सकते हैं। तो पहला है शिक्षा का अभाव। तो भारत के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, अशिक्षित जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझ पाती, ये चीज आप बता सकते हैं। यानी देखिए, ऐसा नहीं है कि अशिक्षित हैं तो लोकतंत्र को बिल्कुल खारिज किया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर शिक्षित नागरिक रहेंगे, शिक्षित मतदाता रहेंगे और शिक्षित नेता रहेंगे तो लोकतंत्र और अच्छे से लागू हो सकता है। ठीक है, लोकतंत्र में विश्वास की कमी, भारतीय जनता की लोकतंत्र में आस्था कम है, लोगों को देश की चिंता कम तथा निजी स्वार्थ की चिंता अधिक होती है। इसको आप ये समस्याओं के रूप में लिख सकते हैं। कई बार लोग देश को सोचने के बजाय अपनी व्यक्तिगत हित को साधने के लिए ज्यादा बात करते हैं। ये नेताओं पर भी लागू होता है, कई बार मतदाताओं पर भी लागू होता है। ठीक है, मतदान का दुरुपयोग, भारतीय जनता मतदान के महत्व को नहीं समझ पाती, यहाँ मतदान का दुरुपयोग होता है, यह मतदान करती ही नहीं कि क्या करेंगे वोट डाल के, कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी एक चिंता है। नागरिकों के गुणों का अभाव, भारत में नागरिक गुणों का विकास नहीं हो पाया, जनता अपने अधिकारों को समझ नहीं पाती है कि हम वोट डाल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, हम नेताओं से कैसे सवाल कर सकते हैं, हमारा क्या महत्व है लोकतंत्र में। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि एक नागरिक होने का मतलब क्या है और उसके क्या क्या अधिकार हैं, ये जानने जरूरी है। ठीक बात है। चलिए अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सेकुलर स्टेट। ठीक है, और इस धर्मनिरपेक्षता को बोलते हैं सेकुलरिज्म। इसका मूल मतलब यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी एक धर्म को या सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, या उसको मतलब किसी धर्म के आधार पर दूसरे से भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और धर्म के आधार पर वह नागरिकों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात यहां सभी धर्मों की मान्यता है। यहां सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और अपने विचार जो है धार्मिक विचारों का वो प्रचार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं, ये सारी स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 14-15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। सवाल है, केंद्र और राज्य के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पीसीएस आईएएस जैसे परीक्षाओं में भी देखने के लिए मिलता है और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों में तनाव एवं सहयोग दोनों का समावेश होता है। केंद्र की स्थिति शक्तिशाली होती है, लेकिन राज्यों की पहचान को भी मान्यता मिली हुई है। हमारे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म, क्वासी फेडरल। अब इसका मतलब क्या समझाता हूं आपको। देखिए हमारे यहाँ क्या है, संघवाद है, जहां केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन है, लेकिन हम मानते हैं कि केंद्र की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है, केंद्र को थोड़ी शक्तियां ज्यादा दी गई हैं ताकि राज्य अपनी मनमानी बहुत न कर सके, उसका भी लॉजिक है। तो राज्यों को लेकिन पहचान मिली हुई है, अतः केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध संघीय व्यवस्था के सफल कार्यान्वयन की कसौटी के कार्य करते हैं, यानी दोनों मिलकर एक अच्छा सफल चला रहे हैं व्यवस्था। काफी समय तक हमारे देश में एक पार्टी का वर्चस्व रहा, ठीक है, कांग्रेस पार्टी, अतः एक दौरान केंद्र राज्य संबंध सामान्य रहे। यहां मतलब यह कि जब एक ही पार्टी केंद्र और राज्यों में शासन करेगी तो कोई टकराव नहीं होगा, अच्छा रहेगा। जब केंद्र तथा राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें बनी तो केंद्र सरकारों ने राज्यों की अनदेखी करना शुरू कर दिया और राज्यों को और स्वायत्तता और शक्ति देने की मांग की गई। जैसे आप उदाहरण देखिए दिल्ली में आप अक्सर केंद्र और राज्य के बीच में टकराव होता रहता है, या बहुत सारे बिहार में भी देख लीजिए, बिहार में अलग दल की सरकार होती है, मान लीजिए अभी नीतीश और आरजेडी और जेडीयू की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो कई बार टकराव देखने को मिलता है। तो ये भारतीय राजनीति में जो गठबंधन सरकार, जो अलग अलग दलों की सरकारें हैं या जो संघवाद है, उसकी समस्या के रूप में देखा जा सकता है। 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने जम्मू और आंध्र की सरकार को बर्खास्त कर दिया। कई बार जो केंद्र की सरकार होती है वो चुनी हुई सरकारों को खत्म भी कर देती है। यह संघीय भावना के प्रतिकूल कार्य था। भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का विषय रही है। तो हर राज्य में एक केंद्र द्वारा चयन किया गया राज्यपाल होता है, वो राज्यपाल वहां पर एक तरह से राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है। तो अक्सर देखा जाता है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पे काम कर रहा है और राज्य सरकारों को परेशान कर रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, अतः राज्यपाल के फैसलों को राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जाता है। 1990 के बाद स्थिति में परिवर्तन आया, कांग्रेस का वर्चस्व कम हुआ और गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, अर्थात जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अन्य पार्टियों की गठबंधन बनाकर सरकार बनाना पड़ता है।
तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, क्षेत्रीय दल भी आने लगे और वहां से फिर गठबंधन सरकारें आने लगी, कई दल एक साथ मिलकर, और सत्ता में साझेदारी का इससे विकास होता है। तो जब गठबंधन सरकारें आती हैं तो सत्ता की साझेदारी बढ़ती है, बहुत सारे अलग अलग वर्गों से संबंधित लोग सत्ता में शामिल होते हैं, लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे निर्णय लेने में देरी होगी, आंतरिक मतभेद भी हो सकता है, ये चीजें मिलती हैं। अगला सवाल है कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ छात्र आंदोलन का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। मतलब जो छात्र आंदोलन बिहार में शुरू हुआ, फिर जेपी मूवमेंट एक तरह से बनता बनता पूरा राष्ट्रीय हो गया, आप कैसे कह सकते हैं? तो देखिए 1971 ईस्वी के आम चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ, जैसा कि सदा से होता आया था। चुनाव के बाद महंगाई अपने चरम पर थी, खासकर छात्रों के उपयोग में आने वाले कागज का मूल्य भी बेतहाशा रूप से बढ़ रहा था, कारण कि कागज के मिल मालिकों से अगाध धन वसूला गया। कागज के मिल मालिकों ने वह धन अपने वितरण से लिया। वितरण ग्राहकों पर दबाव बनाने लगे कि बिल के मूल्य का 3% आपको अलग से देना पड़ेगा, और कागज की कालाबाजारी होने लगी, और बहुत सारी महंगाई बहुत सारी चीजों को लेकर पनपने लगी। धीरे धीरे जनता में त्राहिमाम मच गया। बिहार में महंगाई का जोर अधिक था, इस कारण छात्रों ने संगठित होकर आंदोलन छेड़ दिया। छात्रों के अनुरोध पर जयप्रकाश ने आंदोलन की अगुवाई स्वीकार कर ली। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस भी उसमें एक नेता थे। आंदोलन तेज से तेजतर हो गया और सभी लोग जेल में डाल दिए गए। ठीक है, ये पटना से शुरू हो रहा था। चर्चा थी कि जेल में जयप्रकाश नारायण के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। सरकारी कर्मचारी भी कुछ जातियां करने लगे। 1.5 वर्ष के आपातकाल बीतते ही 1970 में निर्वाचन की घोषणा हुई और सभी नेता छोड़ दिए गए। चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार गठित हुई। तो उससे आपने देखा कि वो जो आंदोलन की बीज था, वो जो आंदोलन की पूरी प्रक्रिया थी, उसका असर पूरे राष्ट्र लेवल पर पड़ा। उसका असर पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि देशव्यापी उसका असर देखने को मिला था। अब अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16 से 18 तक लघु उत्तरी कुछ फिर प्रश्न हैं, उनको देखिए। 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं इनमें से। अब ये अर्थशास्त्र से हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, मैंने हिंट में दे दिया है। आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं लिखिए। आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति क्या थी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये 1991 से लागू हुई भारत में। आप सबको पता है कि भारत जब आजाद हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक तरह से अपने दरवाजे विदेशी व्यापार के लिए लगभग बंद रखे थे, क्योंकि हम अंग्रेजों से लूट चुके थे पहले ही। हमने क्या किया, कोई उदारीकरण नहीं किया। अगर आपको कोई लाइसेंस लेना है, अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो दुनिया भर के कागज पत्तर, लाइसेंस, इस तरह की चीजें चलती थी, है ना। बाहर से व्यापार करना है तो बहुत बड़ा टैक्स लगाया जाता था, कई 100% की कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती थी। हमने कोटा लगा दिया था कि इससे ज्यादा हम किसी चीज का आयात नहीं होने देंगे, है ना। तो टैरिफ और कोटा 2 चीज था हमारे अंदर। मतलब हम खूब टैक्स लगाते थे और अमाउंट भी फिक्स करते थे कि इससे ज्यादा व्यापार नहीं करने देंगे। तो दुनिया भर की रोक हमने लगाई हुई थी। जब हमारी अर्थव्यवस्था एकदम गिरने लगी 1990 के आसपास और हम आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, तो हम पहुंचे थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पास मदद मांगने, और तब हमें $7 बिलियन का मदद मिला था। लेकिन उसके बदले में उन्होंने कहा कि आपको अपने यहाँ आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे, और हमने क्या अपनाया, हमने LPG पॉलिसी अपनाई थी। L मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, ठीक है। P यानी प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और G यानी ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। ये 3 हमने अपनाई और इसी को हम नई आर्थिक नीति कहते हैं, या आर्थिक सुधार या इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। जब हमारे देश में प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब देखिए, आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति की 3 विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी, उदारीकरण, जिसको हमने क्या बोला, लिबरलाइजेशन। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने व्यापार एवं उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रण और पाबंदियों से मुक्त कर दिया। मतलब पहले व्यापार करना या नए कंपनी लगाने में बहुत सारी पाबंदियां थी, बहुत सारे आपको तरह तरह के नए एक तरह से कह सकते हैं कि परमिशन लेने पड़ते थे, लाइसेंस लेने पड़ते थे। इन सब चीजों से मुक्ति दे दी गई। दूसरा था निजीकरण। तो आर्थिक सुधारों की दूसरी विशेषता निजीकरण थी। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिसमें निजी लोगों को व्यापार करना या उसमें उसका स्वामित्व लेना अलाउ ही नहीं था, है ना। तो जैसे टेलीकॉम हुआ, है ना, या ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बहुत सारी चीजें थी। तो निजी लोगों को भी फिर क्या किया गया, अलाउ किया गया कि ठीक है, आप भी अपने व्यापार खोल सकते हैं। तो निजी क्षेत्र विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, ये भी हमने किया। और तीसरा हमने वैश्वीकरण किया। यानी वैश्वीकरण होता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को या अपने देश के सामाजिक संरचना को दूसरे दुनिया के देशों के साथ जोड़ना। तो पहले हम क्या करते थे, हम एक बंद अर्थव्यवस्था के तौर पे काम कर रहे थे, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, हमने ये क्या किया, क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पर हम काम कर रहे थे, लेकिन फिर हमने क्या किया कि नहीं, हम अपने दरवाजे खोलेंगे, बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में आएंगे। तो हमारे देश में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को अधिक लचीली, खुली हुई और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रमुखता प्राप्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सके। ये हमने एक निश्चय लिया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करिए। तो राष्ट्रीय आय जब आप गणना करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रीय आय बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। इसके पहले हो चुका होता है जीडीपी। तो NNP राष्ट्रीय आय में जीडीपी एक प्रमुख हिस्सा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप अक्सर सुनते हैं जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का सूचक है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसी देश विशेष की प्राप्ति, देश विशेष की प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है। यानी एक एक लोगों की जो आय है सबको जोड़ दीजिए तो पूरी राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। किसी भी देश को विकसित, विकासशील और पिछड़े राष्ट्र की श्रेणी में जाने आने का आधार भी राष्ट्रीय आय है। अतः राष्ट्रीय आय के आकलन में हमें तथ्य संकलन करने की, गणना करने की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ कठिनाइयां हैं। एक, आंकड़ों के एकत्रीकरण में कठिनाई। अब जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, कौन सी आर्थिक क्रिया कर रहा है, उसका जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में क्या योगदान है, ये निकालना बड़ा कठिन होता है। तो कई बार आंकड़े ठीक से नहीं मिल पाते हैं। दोहरी गणना की संभावना, दोहरी गणना की संभावना क्या है, इसको बोलते हैं कि डबल काउंटिंग। जैसे मान लीजिए, समझिए एग्जांपल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि देश में कृषि में कुल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है कि जितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन है उसको हम मान लेते हैं। अब मान लीजिए किसी किसान ने गेहूं उगाया, ठीक है, तो गेहूं उसने उगाया 1000 रुपए का, उसी गेहूं से 100 रुपए का बिस्किट बना। ध्यान से समझिएगा, जो चीज, जितनी चीजें बनाई जाती हैं उसका जो मूल्य होता है ना, वही जीडीपी बनती है, उसी से फिर राष्ट्रीय आय बनता है। तो ठीक है, गेहूं 1000 रुपए के मूल्य का उगाया गया, ये तो जीडीपी का हिस्सा हो गया। इसी गेहूं का फिर बिस्किट बनाया गया, फिर ये 100 जुड़ गया, ये सही नहीं है। इस गेहूं का अगर, या तो आप बिस्किट को जोड़िए या आप 1000 में से वो 100 माइनस कर लीजिए जो यहां जुड़ने वाला है। इसी गेहूं को दो जगह मत जोड़िए, बिस्कुट बनाने के लिए भी जोड़ रहे हैं और गेहूं के तौर पे भी जोड़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय गणना में वो 2 बार काउंट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूल्य मापने में कठिनाई। अब कितना, जिस चीज का उत्पादन हो रहा है, जैसे सेवा है, आपने कितनी स्वास्थ्य सेवाएं दी, शिक्षण की सेवाएं दी, इन सब का मूल्य निकालना और उसको मूल्य निकाल के जीडीपी बनाना एक बहुत टिपिकल काम है। तो ये कठिनाइयां देखी जाती हैं, कई बार इसमें परेशानी आती है। अगला सवाल है, मुद्रा के किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को बताइए। तो पहला, जमा को स्वीकार करना, ठीक है। अच्छा, मुद्रा के एक सेकंड, हाँ, ये मुद्रा के नहीं, ये वाणिज्यिक बैंक, व्यवसायिक बैंक यहां कर लीजिएगा, ठीक है। व्यवसायिक बैंक के किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों को बताना है। तो व्यवसायिक बैंक के 3 कार्य अगर आप देखेंगे तो जमा को स्वीकार करना, यानी क्या करेंगे, और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे। आप अगर कोई कर्जा, अगर आप पैसा लेके बैंक में जाएंगे तो वो जमा आपका स्वीकार करेंगे। तो व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों से जमा लेते हैं। बैंक जमा पर लाभ अर्जित करता है और अपना कार्य चलाता है। जमा के रूप में स्थायी जमा, चालू जमा और संचयी जमा क्या होते हैं। एक होता है एफडी, जिसको आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, जिसमें आप क्या करते हैं, रोज तुरंत पैसा डाल के तुरंत निकाल सकते हैं। संचयी जमा एक सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें आप पैसा निकालते डालते रहते हैं। तो ये 3 तरह की जमाएं होती हैं जो व्यावसायिक बैंक करता है। और क्या करता है, बैंक आपको ऋण देता है। अगर आपको लोन चाहिए तो बैंक अपने जमा का एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर सभी और बाकी जमानत के आधार पर वो ऋण देता रहता है। तो बैंकों का मेन काम क्या है, मान लीजिए आपसे 100 रुपया जो है इसने जमा कराया बैंक में, आपने 100 रुपए जमा कर दिए और आपको वो 8% का ब्याज दे रहा है कि ठीक है, आपके 100 रुपए में मैं आपको 8% जोड़ के दे दूंगा। फिर कोई लोन लेने गया तो वो क्या कर रहा है, उसी 100 रुपए को दे देगा इनको और 12% का लोन इंटरेस्ट ले लेगा। तो ये जो 4% का गैप है, इसी से वो क्या करता है, अपना टोटल इनकम कमाता है, ठीक है। यही इसका नियम है। बाकी बहुत सारे इसको बीच में पैसे जमा भी करने होते हैं, वो एक बड़ा टॉपिक है। उपयोगिता संबंधी काम, तो उपयोगिता संबंधी कार्य के अंतर्गत बैंक चेक देता है, एटीएम देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, ये सारी सुविधाएं भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। अब अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी, इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य उपाय बताइए। तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है। तो आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनसंख्या विस्फोट, आपको पता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं,
ये भी करीब 1106 के आसपास पूरे बिहार में सबसे अधिक है। ठीक है, तो बिहार में जनसंख्या का विस्फोट है, जिसके चलते विकास के लिए साधन कम हो रहे हैं, यानी जनसंख्या एक बहुत बड़ा समस्या है बिहार की विकास के लिए। आधारिक संरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, किसी भी देश या राज्य के लिए आधारिक संरचनाओं का होना जरूरी है। बिहार पीछे है, सड़क, बिजली, सिंचाई का यहाँ अभाव है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ बाकी जगहों से कम है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। कृषि मानसून के साथ जुड़ा हुआ है। अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि की समस्या है, कभी बहुत बरसात हो जाती है, कभी बहुत कम बरसात होती है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर बाढ़ भी बहुत आता है, जैसे कोसी नदी है उससे बहुत बाढ़ आता है, गंगा का भी मैदान है उसमें बाढ़ आता है। बाढ़ एवं सूखा, हर साल कम या अधिक बाढ़ बिहार में आना तय है, जान माल की क्षति होती है। तो जो ऊपर का बिहार है उत्तरी, उसमें आप बहुत ज्यादा बाढ़ देखेंगे, जो दक्षिण बिहार उसमें बहुत सूखा देखने को मिलता है। तो ये समस्याएं रहती हैं और विकास की स्थिति शून्य पर पहुंचती है। फसल, पशु और आवास सभी बाढ़ में प्रभावित होते हैं। औद्योगिक पिछड़ापन, अब देखिए बिहार डिवाइड हो गया, तो जो औद्योग वाला पूरा इलाका था एक तरह से आप कह सकते हैं वो झारखंड के साथ चला गया। तो किसी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी है, पर बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के सभी क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, बड़े उद्योग, प्रतिष्ठित अभियांत्रिक संस्थान सभी झारखंड चले गए। इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाई बहुत कम हो गई है। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की बात की जाए तो बाढ़ की समस्या का निदान किया जाना चाहिए कि कैसे हम बाढ़ को रोकें, या बाढ़ अगर आए तो उससे आपदा प्रबंधन हमारा ठीक हो। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा के तौर पर हरित क्रांति करें, अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, अच्छे फसलों की जो किस्में हैं उसको प्रोत्साहित करें, जिससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो किसानों का। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई जाए। कुटीर और लघु उद्योग की स्थापना की जाए, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। विधि व्यवस्था क्या होती है? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, यानी कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। आपने एक शब्द सुना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने की सुविधा, आसानी, तो जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो हमें दुरुस्त करना पड़ेगा कि बाहर के लोग आके निवेश करें। अगला सवाल है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको बोलते हैं? बार्टर एक्सचेंज, जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान या लेन देन किया जाता है। इसकी क्या कठिनाइयां हैं? आवश्यकता के दोहरे संयोग का मिलना, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मान लीजिए मुझे पेन के बदले में आपसे घड़ी लेनी है, तो आपके पास घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास पेन होनी चाहिए, हम दोनों को एक दूसरे की चीज की जरूरत होनी चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा ना। तो अर्थात मुझे यदि चीनी चाहिए और सामने वाले के पास चीनी है, लेकिन उसे चीनी के बदले चाय चाहिए और चाय मेरे पास नहीं है, तो उस व्यक्ति से चीनी मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो एक दूसरे के पास वो चीजें होनी चाहिए जो उसकी जरूरत एक दूसरे को है। उसके अलावा मूल्य के सामान्य मापक नहीं होते हैं। किसी वस्तु का कोई अलग, मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास पेन है और मुझे आपसे चाहिए 10 किलो अनाज, तो दोनों का मूल्य एक जैसा नहीं हो सकता ना। वस्तु के आधार पर वस्तु का मापन, कितनी चाय पर कितनी चीनी मिलनी चाहिए, ये बहुत कठिन है। और मुद्रा के आने पर मूल्य निर्धारित हो गया तो ये आसान हो गया। मूल्य संचय नहीं कर सकते आप। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका तुरंत प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं। तो मछली, फल इत्यादि, इनका आप संचय नहीं कर पाएंगे ताकि आगे चल के इसके बदले कुछ खरीद सकें, तो ये भी एक समस्या है। सविभाजन का मतलब क्या? अब जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो आप 100 रुपए की चीज को फुटकर करके 5 रुपए की है तो उसको भी पेमेंट कर देंगे। लेकिन मैं बोलूं कि मेरे पास बहुत बड़ा घोड़ा है और मुझे 2 किलो गेहूं चाहिए, तो घोड़े का सर काट के केवल गेहूं थोड़ी ले लूंगा और न 2 किलो गेहूं के बदले पूरा घोड़ा दे दूंगा, तो मैं चीजों को विभाजित नहीं कर पाऊंगा। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विभाजन संभव नहीं होता, यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। जैसे भैंस का विभाजन करना हो तो उसका मूल्य लगाकर विभाजन हो सकता है, लेकिन भैंस को काट कर अगर हम बांटेंगे तो भैंस की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। अब देखिए 21 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोई 3 सवाल के जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, खनिजों के संरक्षण और प्रबंधन से क्या समझते हैं? यानी मिनरल्स का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, ये क्या होता है? तो खनिज क्षयशील तथा अनवीकरणीय संसाधन है जिसकी मात्रा बहुत सीमित है, तुरंत आप नवीन नहीं कर सकते उसको। ये यदि एक बार समाप्त हो गए तो पुनः प्राप्त इनको नहीं किया जा सकता। यदि लाभ के लालच में मनुष्य इनका अतिशय दोहन करने लगे तो पुनः इन्हें प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिस देश में आर्थिक विकास नहीं हुआ है वह देश खनिज संसाधनों में घनी है, तो उनका निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था संतुलित रखता है। अतः इनके महत्व को समझते हुए इनका संरक्षण भी होना चाहिए और उसको ठीक से मैनेज भी करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम पूरी तरह खत्म कर दें। एक कंसेप्ट चलता है, आपने सुना होगा, सतत विकास। सतत विकास क्या है? कि हम इस तरह विकास करें कि आने वाले समय में हमारे पास कुछ ऐसे भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे। ऐसा ना हो कि सारा दोहन हम खुद ही कर लें। नई शोधों के द्वारा दुर्लभ खनिजों के स्थान पर प्रतिस्थापन खनिजों को खोजने और विकसित करने की जरूरत है।
ऐसी प्रौद्योगिकी और शोध को विकसित किया जाना चाहिए कि खनिजों के अपव्यय को रोका जा सके। अब अगला सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रबी फसलें और खरीफ फसलों में क्या अंतर है। देखिए, भारत में 3 प्रकार की प्रमुख रूप से फसलें होती हैं। एक तो रबी फसल होती है जो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि दिसंबर से और मार्च तक की, अप्रैल तक की फसल होती है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आप गेहूं को देख सकते हैं, एक तरह से सर्दियों की फसल होती है। खरीफ जो है ये मानसूनी फसल है, जिसको आप कह सकते हैं कि जुलाई अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक की फसल होती है, जिसमें आप चावल मान सकते हैं। एक और फसल होती है जैद, जो अप्रैल से जून जुलाई तक की होती है, जो बरसात के दिनों में जो पानी वाली चीजें हैं, खरबूज तरबूज खीरे, उनकी फसलें होती हैं। तो ये अंतर है। रबी की फसल शीत ऋतु यानी जाड़े के आगमन के साथ प्रारंभ होती है और ग्रीष्म ऋतु आते आते खत्म हो जाती है। गेहूं, जौ, चना, तिलहन, ये सारे इसी में बात है। जैसे गेहूं के साथ आप देखते होंगे सरसों लगती है, तिलहन लगती है ना, ये इसमें आता है। खरीफ फसल मानसून के साथ आरंभ होकर शरद ऋतु आते आते खत्म हो जाती है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, ये सारी फसलें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये अंतर था, ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल है सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर बताइए। सार्वजनिक उद्योग क्या होता है? जो गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज हैं, जिन पर गवर्नमेंट का अपना ओनरशिप है, जिसके ऊपर अधिकार सरकारी है। ठीक है, सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग हैं जो सरकार अथवा सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई का जो स्टील कारखाना है, BHEL जो भोपाल में है, नोएडा में है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, जैसे कि रेलवेज, ये सब क्या है? सार्वजनिक है। इसमें भारी और आधारभूत उद्योग हैं। निजी उद्योग वे हैं जिनका स्वामित्व संचालन निजी हाथों में होता है, जैसे टाटा, लोहान इस्पात उद्योग, बजाज ऑटो, रिलायंस, ये सब क्या है? प्राइवेट है। इन उद्योगों की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और जानने वाली चीज होती है। तो भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? 2 बड़े शहर एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ठीक है, माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर वैगन और मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जो चीजें चल रही है। अच्छा, इसके साथ आप एक और जोड़ सकते हैं कि दुरंतो, मतलब अभी की जो विशेषताएं हैं उस पर कुछ पॉइंट्स हैं। दुरंतो एवं वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप बुलेट ट्रेनों के वह प्रयास अहमदाबाद एवं मुंबई के बीच, तो ये चीजें भी आप विशेषताओं में, भारतीय रेलों के विशेषताओं में बड़े शहरों और महानगरों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर वैगन मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ठीक है, गुड्स वाले जो होते हैं। और ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए स्वनियंत्रण युक्त इंजन बनाए जा रहे हैं। कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो के तहत भूमिगत रेल सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा लखनऊ, भोपाल, बहुत सारे शहर हैं जहां मेट्रो को बढ़ाया जा रहा है। रेल संपत्ति की सुरक्षा और रेल यात्रियों के लिए जीआरपी होता है ना, कि जिस राज्य में रेलवे होती है उस राज्य की पुलिस भी रेलवे की सुरक्षा करती है। और एक आरपीएफ होता है जो रेलवे का अपना पुलिस फोर्स होता है। तो इसकी व्यवस्था है। विश्व के सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियां रूस के बाद भारत में चलती हैं। अधिकांश स्टेशन पर आरक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, और अब तो पूरा ही कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा, एक और इसमें आप जोड़ सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी, अच्छा और आप देख लीजिए, लंबी दूरी की गाड़ी आरंभ की गई है। जम्मू से कन्याकुमारी, हिमसागर, फरक्का और मोकामा में गंगा नदी पर रेल पुलों का निर्माण किया गया है। बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागमन के लिए DMU, EMU, मेमू जैसी रेल सेवाएं मिलती हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं भारतीय रेलवे की। ठीक है, इसमें आप हाँ ठीक है, तो ये सारी विशेषताओं के रूप में आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, और दुनिया का सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करने वाला भी एक तरह से ये उद्यम माना जाता है। बिहार में दलहन के उत्पादन और वितरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो बिहार में दलहन फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, गर्मा मूंग रबी दलहन फसलें हैं। अरहर मूंग और खरीफ दलहन की फसलें हैं। 2006-07 में बिहार में रबी दलहन की खेती 519,000 हेक्टेयर भूमि में की गई थी। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। कुल उत्पादन 372,000 मीट्रिक टन था। इसी प्रकार खरीफ दलहन की खेती 87.26 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया। कुल उत्पादन 74,000 मीट्रिक टन था। दलहन उत्पादन में पटना जिला प्रथम, औरंगाबाद जिला दूसरा और कैमूर जिला तीसरे स्थान पर है। तो जिला वाइज भी थोड़ा सा जो उत्पादन है उनको आप एक बार देख लेंगे। अब 26 से 27 तक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सवाल है, चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो देखिए, चाय जो है वो रोपण कृषि की फसल है। इसमें एक बार बागान लगाने के बाद कई वर्षों तक इसमें उत्पादन किया जा सकता है। चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं? चाय की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
ये छाया पसंद पौधा है, बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए। बीच बीच में पेड़ लगाना इसमें आवश्यक होता है। सालाना वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होती है। ढालुआ जमीन, जो ढलान पर हो, जहां पानी टिके ना, ये पानी का जमाव जड़ों के पास ना हो। पत्तियों के विकास के लिए आर्द्रता यानी मॉइस्चर समान रूप से साल भर विपरीत होना चाहिए। सुबह का कुहासा और प्रतिदिन की वर्षा पत्तियों की वृद्धि के लिए सहायक होती है। ठीक है। नदियों के द्वारा लगाई गई उपजाऊ मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। सख्ती श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पत्तियां वहां हाथ से तोड़नी पड़ती है, इसलिए चाय बागानों में बहुत सारे मजदूर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होती है। अब कहाँ उत्पादक क्षेत्र होता है, तो देखिए उत्तर पूर्वी राज्य नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, और राज्य वाइज अगर आप देखें तो उत्तर पूर्वी राज्य में भी असम सबसे प्रमुख, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला इलाका है, सिलीगुड़ी, ये सब भी बहुत प्रमुख रूप से है। अगला सवाल है, पूरे पृष्ठ पर भारत के एक मानचित्र बनाकर निम्न को दर्शाइए। गेहूं उत्पादक क्षेत्र दिल्ली, विशाखापट्टनम बंदरा, लाल मिट्टी का क्षेत्र अरब सागर। तो ये आपके सामने रखा गया है। गेहूं उत्पादक क्षेत्र की अगर आप बात करें, देखिए एक सेकेंड, तो अब देखिए गेहूं उत्पादक क्षेत्र में आप ये पंजाब दिखा सकते हैं, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, बिहार तक, ये पूरा आप गेहूं उत्पादक क्षेत्र में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन है। तो उत्तर भारत के इन क्षेत्रों को आप गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ दिल्ली को दिखाना है, तो देखिए ये एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ आपको दिल्ली दिखाई पड़ रहा होगा, ये दिल्ली का एक केंद्र है इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, विशाखापट्टनम, आप आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह दिखा सकते हैं आसानी से। लाल मिट्टी का क्षेत्र तो आप दिखा सकते हैं, ये पूरा एरिया यहाँ मध्य भारत से लेकर ये डेक्कन प्लेटूज के आसपास तक। ठीक है। इसके अलावा अरब सागर, तो अरब सागर आपको पता ही है, ये वाला जो पूरा इलाका है वो अरब सागर का इलाका आपको दिखाई पड़ता है। तो मानचित्र की प्रैक्टिस तो मैं अलग से भी आपको डिटेल में कराऊंगा, इसकी चिंता आप बिल्कुल नहीं करिएगा। नीचे ये हिंद महासागर, ऊपर अरब सागर रहता है, इधर बंगाल की खाड़ी रहती है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल एक है कि आपदा प्रबंधन से संबंधित है कि बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखिए। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह विनाशकारी होती है। इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जन धन की हानि होती है, यानी पैसा और यानी लोग और धन दोनों की हानि होती है। पालतू पशु मरते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मकान और ढांचों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने से आर्थिक हानि के साथ आवास की समस्या भी उत्पन्न होती है। परिवहन के साधन जैसे सड़क, रेल मार्ग, पुल, ये सब टूट जाते हैं। संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। बाढ़ के समाप्त होते ही महामारी फैल जाती है। तो ये सारी समस्याएं हमेशा आपको दिखाई पड़ती हैं, जिससे जो बाढ़ का एक बहुत बड़ा वो बनती है। अब अगला सवाल है, आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है, यानी जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा से न सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होता है, बल्कि विकास कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न होते हैं। राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर की प्रबंधन व्यवस्था की गई है, जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों के सहयोग से सामूहिक प्रयास से कुएं की खुदाई हो सकती है। भूकंप के प्रबंधन के लिए नई तकनीकी आधारित भवन निर्माण किए गए हैं, जिसे बोलते हैं ना कि अर्थक्वेक जोन के हिसाब से घर बनाए जाते हैं कि अर्थक्वेक आए तो वो घर क्या कर सकें, उनको झेल सकें। तो ये आपदा प्रबंधन से बचने के, आपदा प्रबंधन के उपाय हैं। अगला सवाल है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन को लिखिए। अगर मान लीजिए बाढ़ आ गया तो आप कैसे उस परिस्थितियों से निपटेंगे। तो बाढ़ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ के आते ही जान माल और मवेशियों पर भारी संकट आ जाता है। अतः पहली प्राथमिकता बाढ़ रोकना नहीं, बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना हो जाता है। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव पर बैठाकर या तैरने वाले व्यक्ति द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ दूसरे को भी खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं, ये भी उपाय होते हैं। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के सामानों को बाहर निकालना, किसी ऊंचे तटबंध और गांव के छत वाले ऊंचे मकान पर ले जाना, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसका आप उपाय ऐसे कर सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, गर्म भोजन, छोटी सी जगह में मिलजुल कर रहने की वातावरण बनाना, ये सब आकस्मिक प्रबंधन का हिस्सा है कि लोग एक साथ मिलजुल कर रह लें, कुछ बना लें, कुछ दिनों तक अपना काम चला लें। ये सब बाढ़ से बचने के लिए ऊंची जगहों पर चले जाएं। ठीक है। पशुओं के लिए चारे की जितनी व्यवस्था हो सके कर लें, क्योंकि सारे चारा डूब जाता है पानी में। प्राथमिक उपचार के लिए बैंडेज, रुई, कैंची, डेटॉल, थर्मामीटर, दवाई, ये सारी चीजों का प्रबंध हमेशा रखना चाहिए। अब एक सवाल है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? बहुत बड़ी आपदा ये भी होती है, और 2004 की सुनामी आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रियाओं के चलते जब समुद्री तल की जमीन कांपने लगती है तो उसका प्रभाव समुद्री जल में लहरों को काफी ऊपर उठने देखा जाता है। विशेष करके समुद्री जल के नीचे जब भूकंप आता है तो तेजी से क्या होता है, जल तरंगे उठती हैं। सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती हैं और तटीय क्षेत्र के भवनों के साथ सब कुछ बहा ले जाती हैं। तो ये
कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। यानी एक ये मॉडल क्वेश्चन मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है बिहार बोर्ड के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है, इसमें कई जगह को क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, प्रश्न जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं में बेहद काम आएंगे, बेहद मदद करेंगे। जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उस पर लगाने का प्रयास किया गया है। इसमें किन पार्ट्स में, किन क्वेश्चंस में, किस तरह के टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही है वो आप जरूर बताइए, ताकि हम उसको दूर कर सकें। और आपके लिए जो लगातार क्लासेस चल रही हैं और जो वीडियोस बनाए हुए हैं उनको आप जरूर पढ़िए, लाइव सेशंस को भी अटेंड करिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो पूरा प्लेटफॉर्म है, magnetbrains.com, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन, वहां से आप सारी की सारी शिक्षा, जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारी की सारी शिक्षा आप निःशुल्क पा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई डिस्काउंट कूपन कोड की जरूरत नहीं है। और जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से आप इजीली क्या कर सकते हैं, नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं और बुक्स और ई बुक्स की भी लिंक देख सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनको आप फॉलो करते रहिए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, तो मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।